Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं शोबाए उर्दू SGGGCBSW की इस ई लर्निंग क्लास में अपने मौजू मरसिया के फन के साथ। अजीज तलबा, आज के इस टॉपिक में हम मरसिया की तारीफ, मरसिया की खुसूसियात और उसकी अज्जाए तरकीबी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मरसिया किसे कहते हैं यानी कि मरसिया की तारीफ को समझ लेते हैं। अजीज तलबा, लफ्ज मरसिया रसा से बना है जिसके माने हैं रोना, मातम करना। इस्तिलाहन में शायरी में मरसिया उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मुर्दे के औसाफ और उसकी खूबियों को इस तरह बयान करना कि सुनने वाले को रहम आए। लफ्ज मरसिया से वो नज्म मुराद है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए, लेकिन उर्दू में जब सिर्फ मरसिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उससे वो नज्म समझी जाती है जिसमें हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज अहबाब, दोस्त और उनके रिश्तेदारों की शहादत का बयान हो। शोहदाए करबला के अलावा अगर किसी दूसरे शख्स का मरसिया लिखना हो तो शुरू में ही बतौर उन्वान इसकी वजाहत कर देना लाजमी होता है। मसलन मरसिया दाग, मरसिया दहली और मरसिया गालिब वगैरह वगैरह। अजीज तलबा, इसको समझ लेने के बाद आइए अब हम मरसिया की खुसूसियात को भी समझ लेते हैं कि मरसिया में कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं। तो अजीज तलबा, मरसिया में इंसानी जज्बात व एहसासात की बेहतरीन तर्जुमानी होती है। यूं तो पहले तमाम इक्सा में नज्म में मरसिये लिखे गए हैं, मगर फिर ज़मीर लखनवी ने मरसिये के लिए सिन्फे मुसद्दस को मखसूस कर दिया। चुनांचे इसके बाद से मरसिया मुसद्दस में लिखे जाने लगे। अनीस और दबीस सिन्फे मरसिया की शहंशाह कहलाते हैं। उन्होंने सिन्फे मरसिया को मेराज कमाल पर पहुंचा दिया। मरसियों के जरिए उर्दू जबान की बहुत खिदमत हुई है। रोजमर्रा मुहावरे, सनाबदा, जिद्दत बयान, कुदरती मनाजर, हुस्न बयान, जज्बात निगारी, वाकिया निगारी वगैरह के बेहतरीन नमूने अनीस व दबीर के मरासी में मिलते हैं। मरसिया के इन तारीफ और खुसूसियात के बाद आइए अब हम मरसिया की अज़्ज़ाए तरकीबी को समझ लेते हैं कि मरसिया किस स्टेप बाय स्टेप और किस तरीके से लिखा जाता है। तो आइए हम एक एक की तफसील से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर आपको उनकी तारुफ कराता चलूं। तो सबसे पहले अगर हम अज़्ज़ाए तरकीबी में हम देखेंगे तो सबसे पहले आपके आएगा चेहरा, फिर आएगा सराफा, फिर रुखसत, आमद, रजत और जंग, शहादत, बैन। ये सब हिस्से हैं जिसमें मरसिया को लिखा जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके हिस्से में चेहरा क्या है समझ लेते हैं। इसे मरसिया की तमहीद भी कहते हैं। तमहीद का मौजू मरसिया के असल मौजू से अलहदा होता है। मसलन सुबह का शमा, गर्मी की शिद्दत, हम्द, नात या दुआ वगैरह इसमें बयान किया जाता है। इन अशार में ये चीजें होती हैं और दूसरे मौजू भी होते हैं। इसके जस्ट बाद सरापा बयान किया जाता है। इसमें इस हिस्से में या जुज में मरसिये के हीरो के कदो खाल, कदो कामत और उसकी दूसरी बहुत सी खूबियों का जिक्र भी किया जाता है। अजीज तुलबा, तीसरा हिस्सा रुखसत होता है। मरसिया के इस हिस्से में हीरो को अहले खाना और अजीज मैदान जंग में जाने के लिए रुखसत देते हैं और वो रुखसत होकर मैदान जंग में लड़ाई के लिए जाता है। यही इसमें जिक्र होता है। इसके बाद चौथा हिस्सा है आमद। हीरो का मैदान जंग की तरफ शान और शौकत के साथ बढ़ने का जिक्र किया जाता है। ये होती है इस हिस्से में आमद, यानी कि सराफा के बाद रुखसत, फिर रुखसत के बाद आमद, आमद के बाद रजज, यानी कि हीरो इस हिस्से में अपने बुजुर्गों के कारनामों और खानदानी ताल्लुकात और अपनी जंगी महारत वगैरह का बयान करता है। इस हिस्से में इन अशार में ये आता है। उसके बाद जंग का मंजर,
بیان کرنے کے لیے حصہ آتا ہے جنگ۔ مرثیہ کے اس حصے میں میدان جنگ کے اندر لڑائی کا پورا سما کھینچا جاتا ہے۔ تلوار اور گھوڑے وغیرہ کی تعریف کے ساتھ ہیرو کی شجاعت کا مرثیہ نگار ذکر کرتا ہے، بہادری کا۔ اس کے علاوہ 7واں حصہ شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا یعنی کہ عزیز، دوست، احباب کی شہادت کا ذکر پر اثر انداز میں اس میں کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں شہادت کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹ بین آتا ہے۔ بین شہدائے کربلا کے شہادت پر گریہ وزاری کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ ذکر شہادت اور بین کی کامیابی ہی مرثیے کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، یعنی کہ پوری کامیابی اگر کسی مرثیے کی ہے تو وہ شہادت اور بین پہ ہی، یہ جو حصے ہوتا ہے اور اس میں جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے وہی اصل مرثیہ مانا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مرثیہ کے یہ دونوں اہم اجزاء ہیں، مطلب بین اور شہادت۔ میر انیش کو اس پہ عبر حاصل ہے اور مرزا دبیر کو آپ جانتے ہی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے مرثیے کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے چہرہ، پھر شراپا، پھر رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ مرثیہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سبھی حصوں میں یہ چیزیں آئیں، لیکن مرثیے میں زیادہ تر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی حصہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو وہ بھی مرثیہ ہی کہلائے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو مختصر طور پر تعریف، خصوصیات اینڈ اجزاء ترکیبی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب ہم مرثیے کے کچھ بند آپ کو بتائیں تاکہ آپ سمجھ سکو کہ مرثیہ اردو میں کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے مرزا سلامت علی دبیر کے ایک مرثیے کے بند سے ہم مرثیے کی حیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بند اس طرح سے ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کشر اے سلاطین اے زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ اے کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پشر کو، جبریل لرزتے ہیں سمٹے ہوئے پر کو۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، ابتدائی دور میں بہت سے مرثیے غزل کی شکل میں لکھے گئے ہیں اور بہت بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار مرثیے کے لیے جو حیت سب سے زیادہ موزوں ٹھہرائی اور جس نے سب سے زیادہ رواج پایا وہ ہے مسدس۔ مسدس کا ہر بند 6 مصرے پر مشتمل ہوتا ہے۔ 4 مصرے ایک قافیہ اور ردیف میں اور باقی دوسرے مصرے مختلف قافیہ اور ردیف میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس بند میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اب رخصت چاہوں گا کہ مختصر طور پر ہی میں آپ کو سمجھا پایا۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔